हम लोग पढ़ रहे थे यूटिलिटेरियनिज़्म, और यूटिलिटेरियनिज़्म में हम लोगों ने मतलब यूटिलिटेरियनिज़्म का बेसिक मतलब क्या है कि हैप्पीनेस मेन फोकस होता है ज़िंदगी का, कि ज़िंदगी में इंसान खुश कैसे रहे, और वो खुशी एक इंसान की नहीं बल्कि सबकी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी कड़ी में हम लोगों ने जेरेमी बेंथम को पढ़ा। जेरेमी बेंथम ने भी कहा कि खुशी सबसे ज़्यादा मायने रखती है, लेकिन उन्होंने एक मिस्टेक जो की वो ये थी कि उन्होंने खुशी को विभाजित नहीं किया कि हर खुशी अपनी अपनी जगह होती है, हर खुशी की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, हर खुशी बराबर नहीं हो जाएगी। ये बात उन्होंने नहीं बताई। उनके हिसाब से सारी खुशियाँ एक जैसी हैं। ठीक है, दोस्त से बात करके खुशी हो रही है तो वो भी बराबर है, गाड़ी खरीद के खुशी मिल रही है तो वो भी बराबर है, पढ़ लिख के विद्वान बन गए तो वो भी खुशी बराबर है। खुशी से बस मतलब था उनको। ठीक है, तो वहीं जॉन स्टुअर्ट मिल या जे एस मिल जनरली इनको बोला जाता है, इन्होंने उसी चीज़ को और ज़्यादा रिफाइंड कर दिया। ठीक है, जैसे रिफाइंड ऑयल सुना है आपने ना, तो रिफाइंड ऑयल का मतलब क्या है, उसको और बारीकी से छान लेते हैं। तो इन्होंने उस थियरी को और बारीकी से छाना, और छानने के बाद इन्होंने खुशी की एक अलग डेफिनेशन दी, और उससे इन्होंने एक जस्टिस की थियरी दी। ठीक है, तो बेसिकली वही समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज़ समझ लेते हैं कि इनकी खुशी क्या कहती है। इन्होंने पहली बात यही बोली बेंथम भैया से कि देखो भाई, सारी खुशियाँ बराबर बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। एक इंसान है जो शारीरिक काम करके भी खुशी की प्राप्ति करता है, और एक इंसान है जो 10 घंटा लाइब्रेरी में बैठ के ज्ञान प्राप्त करके भी खुशी जो है प्राप्त करता है। तो दोनों की खुशियाँ अलग होंगी। एक इंसान जो शारीरिक खुशी के लिए दौड़ रहा है उसकी खुशी वक्ती होगी। एक इंसान जो किताब पढ़ के खुशी पा रहा है उसकी खुशी लॉन्ग टर्म में या फिर पूरी ज़िंदगी के लिए काम देगी। इस चीज़ को इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया, और ना केवल डिफ्रेंशिएट किया बल्कि ये भी कहा कि वो खुशी जो लॉन्ग टर्म में है वही ज़्यादा बेहतर है। एक कोई भी छोटा सा काम करके, जैसे मान लीजिए कोई इंसान बोर होता है तो अपने दोस्तों के साथ घूम लेता है, बातें कर लेता है, या चैटिंग कर लेता है, व्हाट्सअप का टाइम है। तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जैसे कि 4-4 घंटा या पूरा पूरा दिन लगे रहते हैं। ठीक है, और उस चक्कर में वो बाकी की चीज़ों पे फोकस नहीं करते जो लॉन्ग टर्म में ज़रूरी हैं। तो वक्ती वो खुशी नुकसानदायक होगी उनके लिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म वाली चीज़ों को नहीं सोच पा रहे हैं, या उस एज में जो चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हैं उसके बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने उस पर फोकस करने की बात कही, ताकि लॉन्ग टर्म में हैप्पीनेस लोगों को मिले। ठीक है, इसमें एक इनका फेमस कोटेशन है कि इट इज़ बेटर टू बी अ ह्यूमन डिससेटिस्फाइड देन अ पिग सेटिस्फाइड, बेटर टू बी सोक्रेटिस डिससेटिस्फाइड देन अ फूल सेटिस्फाइड। आसान भाषा में ये कह रहे हैं कि एक जो है असंतुष्ट आदमी एक संतुष्ट सुअर से जो है कहीं ज़्यादा बेहतर है। सुअर जो है गाली की तरह लोग इस्तेमाल करते हैं, बट ये गलत वर्ड नहीं। हम लोग तो बचपन में ये सुनते थे कि बोलने से ही बड़ा नुकसान हो जाता है। तो बहरहाल कह रहे हैं कि एक असंतुष्ट आदमी एक संतुष्ट सुअर से ज़्यादा बेहतर है, और एक असंतुष्ट सुकरात, सोक्रेटिस के बारे में आपने पढ़ा ना, एक असंतुष्ट सुकरात एक संतुष्ट बेवकूफ़ से बेहतर है। यहाँ पे कहने का क्या मतलब है? कहने का यही मतलब है जो उन्होंने क्वांटिटी और क्वालिटी की बात की। जैसे कि एक सूअर है, वो कीचड़ में पड़ा रहता है और एकदम मस्त रहता है, संतुष्ट रहता है, सेटिस्फाइड रहता है, तो उसकी संतुष्टि किसी काम की नहीं है। वो कीचड़ में लेट के क्या ही कर लेगा। तो उस वैसे नेचर से, वैसी खुशी से बेहतर है कि इंसान असंतुष्ट रहे। ठीक है ना? ठीक वैसे ही असंतुष्ट सुकरात ज़्यादा बेहतर है एक संतुष्ट बेवकूफ़ से। एक बेवकूफ़ जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास समझ नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में मगन है, एकदम हर एक छोटी छोटी चीज़ को जो है एंजॉय कर रहा है, मतलब वक्ती खुशी को एंजॉय कर रहा है, तो उसकी संतुष्टि भी किसी काम की नहीं है। उससे अच्छा असंतुष्ट सुकरात बन के इंसान रहे, कम से कम विद्वान तो रहेगा। ठीक है ना? तो उम्मीद है खुशी की डेफिनेशन इस जो है लाइन से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा इन्होंने जस्टिस के बारे में और लिबर्टी के बारे में बात की। तो जस्टिस को लेके कई सारे कॉन्सेप्ट दिए। उस कॉन्सेप्ट में पहली चीज़ क्या है? लिबर्टी। अब बहुत बेहतरीन बेहतरीन बातें इन्होंने की, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इनको सुनिएगा। इन्होंने किताब लिखी थी लिबर्टी पे 1859 में, और बहुत बेहतरीन किताब लिखी जो आज़ादी की बात करती थी। और आज़ादी किसकी? देश की आज़ादी नहीं, ये आज़ादी की बात करती थी व्यक्तिगत आज़ादी, इंडिविजुअल लिबर्टी, कि हर इंसान की अपनी अहमियत है, हर इंसान की अपनी सोच है, अपनी आस्था है, और सबको अपने अपने हिसाब से काम करने देना,
चाहिए। अगर हम इंडिविजुअल की आज़ादी या व्यक्ति विशेष की आज़ादी को रोकने की कोशिश करेंगे तो समाज भी प्रगति नहीं करेगा, क्योंकि सबकी अपनी खासियत है, सब अपने अपने हिसाब से समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। तो अगर हम किसी एक को का योगदान बंद करेंगे या इंडिविजुअल का योगदान बंद करेंगे तो ओवरऑल पूरी सोसाइटी पे असर पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि इन्होंने ही कहा इस बात पे कि अगर मान लीजिए कि 100 लोग हैं, उसमें से 99 लोग की एक जैसी सोच है और एक इंसान की सोच अलग है, तो उस एक इंसान को भी उतनी ही आज़ादी होनी चाहिए अपनी राय रखने की। हम ये नहीं कह सकते कि अरे 99 लोग एक बात करें, तुम ही बड़े महान बने हो, तुम्हारे दिमाग में अच्छे ख्याल आ गए कि तुमको जो है अलग से मौका दें। इस चीज़ में इन्होंने यही बात बोली कि नहीं, उसका भी उतनी ही मतलब उतनी ही इम्पोर्टेंस है। उसके पीछे उन्होंने 2 रीज़न दिए। पहला रीज़न ये दिया कि जैसे आप 99 लोगों ने बात रखी अपनी अपनी, ये अलग बात है कि 99 लोगों की बातें मैच कर गई तो वो इकट्ठे हो गए, लेकिन उसकी भी अपनी राय है। तो जैसे आप 99 की अपनी अपनी राय है, वैसे ही उसकी भी एक अपनी राय है, इसलिए आपकी अगर वैल्यू है तो उसकी भी वैल्यू होनी चाहिए। पहला रीज़न ये दिया। दूसरा रीज़न ये दिया कि कोई भी खास विचार या खास बात एक ही इंसान के दिमाग में आते हैं। भीड़ में जो इंसान चलता है उसके मन में अच्छे विचार हैं, ज़रूरी नहीं है। जो इंसान अकेला होता है, चुपचाप होता है, इतिहास उठा के देखिएगा तो उसी के विचार अच्छे होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उस एक व्यक्ति की बात भी सुननी चाहिए। ये 2 तर्क इन्होंने दिए और इससे इस बात का पता चलता है कि एक इंडिविजुअल या एक व्यक्ति की भी आज़ादी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन उस आज़ादी पे इन्होंने थोड़ा सा एक कंट्रोल की भी बात की। जाहिर सी बात है, कोई इंसान सच में, हर इंसान मतलब इतना विद्वान नहीं होगा कि हाँ उसके मन में एक खास विचार आ जाए, कुछ सनकी भी होते हैं ना। तो कह रहे हैं कि ठीक है, आज़ादी हम देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज़ादी तब तक है जब तक वो लोगों को हार्म नहीं कर रही, जब तक लोगों को नुकसान नहीं दे, मतलब जो है नहीं हो रहा है। अगर आपके काम से या आज़ादी के नाम पे आप किसी के साथ गलत करेंगे तो वो दिक्कत है। कोई भी ऐसा काम जो किसी को भी तकलीफ़ दे रहा है तो वो आज़ादी की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। आपका जो किया गया काम है वो आप ही तक सीमित रहे। जैसे कि शराब पीना बुरी बात है, इन्होंने कहा कि शराब पीना बुरी बात है, लेकिन अगर आप घर में बंद करके मान लीजिए रात में शराब पी रहे हैं तो आप ही पी के आप ही मस्त होकर टुन होकर उसी रूम में पड़े रहेंगे, किसी और को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो ये आज़ादी तो ठीक है, हम आपको देंगे, लेकिन अगर आप बाहर आके सड़क पे पीजिए और फिर पूरा हुड़दंग मचाइए या सड़क पे पी के ड्राइविंग करके किसी को उड़ा के चले जाइए, तो ये सब आज़ादी अलाउ नहीं होगी। आज़ादी तब तक आज़ादी है जब तक आप दूसरों को तकलीफ़ नहीं दे रहे। तीसरी चीज़ इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच और टॉलरेंस के बारे में बात की। फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेन वही बात है कि हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी देनी चाहिए। सबके अपने अपने ओपिनियन हैं और सबके ओपिनियन को लेना चाहिए, यहाँ तक कि उन लोगों के भी जो डिसेंट हैं। जैसे मान लीजिए सरकार कोई काम कर रही है तो सरकार के पक्ष में भी बहुत से लोग होंगे जैसे कि आज की सरकार, और सरकार के विरोध में भी बहुत से लोग होंगे जैसे कि आज की सरकार, ठीक है। तो उसमें जो विरोध में बोल रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो सरकार के खिलाफ है, तो सरकार के खिलाफ काम करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। जैसे कि आज मौजूदा वक्त में, मौजूदा भारत में ये बात होती है कि आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो वो ऐसा लिया जाता है जैसे आपने देश के खिलाफ बोल दिया। हमको याद है, आई थिंक 5-6 साल पहले एक जो है जो कचरा साफ़ करते हैं नगर पालिका की तरफ से, तो उसको कहीं से मोदी जी की तस्वीर मिली कचरे में। मोदी जी की या योगी जी की थी, दोनों में से किसी एक की थी। तो अब कचरे में मिली थी तो वो भी कचरे वाली गाड़ी में लेके रखी जा रहा था, तो उसको जो है कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया और उसको जेल में डाल दिया। ये क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच तो छोड़िए, उसने तो कुछ बोला भी नहीं ना, अपने से कुछ किया, उसको तो कचरे में जो तस्वीर मिली वो लेके चला गया। और ऐसा भी तो नहीं किसी भगवान की तस्वीर थी कि उसका आस्था से कनेक्शन था, कुछ नहीं था। लेकिन क्या है कि वो एक भी चीज़ अपने खिलाफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो डिसेंट्स हैं, कोई खुद खुल के बोले भी तो भी बर्दाश्त करना चाहिए। जैसे कि कुणाल कामरा का केस चल रहा है आजकल महाराष्ट्र में उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के बारे में कुछ बातें बोली और गद्दार वगैरह जो है एक सेंस निकल रहा था कि हाँ उन्होंने गद्दारी की, हालांकि उन्होंने उसमें नाम नहीं लिया, बट बहरहाल बात उन्होंने सच बोली थी। तो इसको लेके बड़ा विवाद हो गया और जो है शिवसेना के जो समर्थक हैं वो गुस्सा हो गए और जिस स्टूडियो में कुणाल कामरा ने वो कॉमेडी की थी उस स्टूडियो में घुस के पूरा कुर्सी वगैरह सारा तोड़ ताड़ दिया। न्यूज़ में भी आपने देखी हो। तो ये क्या है?
फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म करने की बात है ना। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी नहीं बोला जाएगा। ये कुछ भी नहीं था, ये तो फैक्ट वाली बात थी, क्योंकि उन्होंने दल बदलू वाला काम और बात से पलटने वाला काम किया था और उसी को दिखाया गया था। और जो नेता होते हैं, जाहिर सी बात है, वो जनता के सेवक हैं, जनता के सामने उनकी करतूतें और उनके काम आने चाहिए। तो ये एक्चुअल में फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि उसने कॉमेडी के ज़रिए अपनी बात रखी, लेकिन लोग उसको क्या किए, टॉलरेट नहीं कर पाए। तो इसी बात को जे एस मिल कहते हैं कि जो बात सच है, इंसान के पास फ्रीडम है अपनी बात रखने की। और बात रखने की का मतलब सही बात रखने की, ऐसा नहीं कि इंसान कुछ गलत बात बोले। तो सही बात इंसान रखे, उसकी पूरी आज़ादी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि इंसान किसी गलत ओपिनियन में होता है, तो उस गलत ओपिनियन को भी रखने की आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि अगर गलत ओपिनियन रखेगा नहीं तो वाद विवाद नहीं होगा, वाद विवाद नहीं होगा तो चीज़ें क्लियर कैसे होंगी, ठीक है ना। कई बार समाज में जो धारणाएं होती हैं, जो सोच होती है, ज़रूरी नहीं कि एकदम सही हो। समझ पा रहे हैं ना। जैसे कि 12 साल पहले या बीजेपी आई 11 साल पहले, तो बीजेपी आने के बाद जो लोगों की धारणा थी कि वो अनबीटेबल है, उसको कोई हरा नहीं सकता, कुछ जो है चेंज नहीं हो सकता, अब जो है अब देश जो है विश्व गुरु बन के रहेगा, ये एक बिलीफ था, ठीक है। धीरे धीरे ये बिलीफ चेंज हुआ और डिबेट बढ़ी और सोशल मीडिया पे डिबेट्स बढ़ी, लोगों ने अपनी बातें रखनी शुरू की, फ्रीडम ऑफ स्पीच सामने आया। और उसके सामने आने की वजह से आप देखिए पिछले 2 साल में बीजेपी की पॉपुलैरिटी क्या हुई, कम हुई, क्योंकि लोगों को पता चला कि नहीं, ऑप्शन है हमारे पास, चीज़ें अभी और बेहतर होनी ज़रूरी हैं, विश्वगुरु जो है विदेश नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों मुमकिन हुआ, क्योंकि लोगों ने डिबेट किए। तो ये कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी तभी आप डिबेट कर पाएंगे, तभी आप वाद विवाद कर पाएंगे, और जब वाद विवाद होगा तो सच्चाई सामने आएगी और जो मौजूदा धारणाएं हैं वो धारणाएं टूटेंगी, ठीक है। तो इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच प्लस टॉलरेंस इम्पॉर्टेंट है। टॉलरेंस का मतलब है बर्दाश्त करना। तो अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है, बर्दाश्त कर पा रहे हैं, तभी समाज जो है हेल्दी रहेगा, ठीक है। अगली चीज़ इसी कंटेक्स्ट में इन्होंने बोली, टायरेनी ऑफ द मेजॉरिटी, मेजॉरिटी या बहुमत का अत्याचार। कई बार ऐसा होता है कि जो बहुमत में होते हैं वो अत्याचार करते हैं अल्पसंख्यकों पे, उनके अधिकारों पे, उनकी आज़ादी पे। जैसे कि मौजूदा सरकार बहुमत की सरकार है और बहुमत में, ठीक है, उनको अलायंस है, उनका एक गठबंधन है, लेकिन वो बहुमत की सरकार भारत की बहुमत वाली जो जनसंख्या है उसका प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, क्योंकि उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और वो एक हिंदूवादी संगठन है। तो उसमें सारी चीज़ें उसी के हिसाब से की जाती हैं। अब दिक्कत क्या है कि जब बहुमत वाली सरकार या कोई भी जो मेजॉरिटी में मौजूद हैं वो अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा थोपने लगते हैं, तो अल्पसंख्यक के अधिकार खत्म हो जाते हैं। जे एस मिल ने यही बात बोली कि जब अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश की जाती है तो समाज में असमानता आती है, सामाजिक असमानता आती है। एग्जाम्पल के तौर पे, अब ईद आने वाली है तो न्यूज़ में आप लोगों ने खूब देखा होगा कि सड़कों पे जो है ईद की नमाज नहीं होगी, जो है सड़क बंद नहीं होनी चाहिए 10 मिनट 15 मिनट के लिए। तो ये क्या है, टायरेनी ऑफ द मेजॉरिटी है, बहुमत का अत्याचार है अल्पसंख्यकों पे, जैसे बहुत सारे अपोजिशन के नेताओं ने बोला। एग्जाम्पल के तौर पे आप बस इतना अज्यूम करिए कि कुंभ के दौरान, मान लीजिए, ये किसी के खिलाफ वाली बात नहीं, समझने की बात है कि कैसे राजनीति होती है, कि कुंभ के टाइम पीरियड में इलाहाबाद में बहुत सारे रोड का डाइवर्जन किया गया, एक दिन के लिए नहीं, पूरे महीने 1.5 महीने के लिए। कांवड़ यात्रा निकलती, हमको अभी भी याद है 3 साल पहले हम निकल गए थे इलाहाबाद, तो बाई रोड ही गए थे, तो कई 10-10 किलोमीटर लंबे रोड जो है उन्होंने बंद किए हुए थे सिर्फ कांवड़ियों के लिए, वो भी पूरे महीने के लिए। ठीक है, उनको सुविधा चाहिए, जाहिर सी बात है, कोई सड़क पे कुचल के चला जाएगा तो रोड बंद करना पड़ता है, तो उसके लिए बंद होता है। आप दुर्गा पूजा पे, आप मऊ में हम लोग रहते हैं ना, तो आप यहाँ से सदर चौक से नहीं बल्कि फाटक से होते हुए आइए, पूरा मिर्ज़ादीपुरा से आगे इमामगंज तक जाइए, आप देखिएगा कि एक एक साइड के रोड पूरी तरीके से बंद होते हैं। औरंगाबाद का तो रोड इतना बंद होता है कि बस साइकिल जाएगी। मिर्ज़ादीपुरा का एक साइड का रोड बंद होता है, वहाँ से भी बस साइकिल और छोटी गाड़ी गुजरने देते हैं। तो इस तरीके से भी सारे रोड्स बंद होते हैं ना, वो भी 10 दिन। लेकिन ईद की नमाज़ में मान लीजिए 10 मिनट पढ़ना है या आधा घंटा पढ़ना है, चलिए 1 घंटा मान लीजिए, ले लीजिए कि 1 घंटा रोड बंद रहेगा। तो उसके अलावा कई सारे रोड है जहाँ से आवन जावन हो सकता है, लेकिन फिर भी सरकार उसके पीछे पड़ी रहती है। तो ये क्या है, सरकार का अत्याचार ही तो है। कहते हैं कि नहीं, सड़क पे जो है, योगी जी का हम बयान कई बार सुने, वो कहते हैं कि हाँ देखिए कोई सड़क पर ईद की नमाज़ पढ़ते हुए नहीं दिखाई देगा। वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, लेकिन अपने मुँह से कभी ये नहीं बोलेंगे कि हाँ
ना ईद पे नमाज़ पढ़ने देंगे सड़क पे, ना दशहरे पे सड़क पे जो है हुड़दंग मचाने देंगे या सड़क बंद करने देंगे। वो ये नहीं बोलेंगे, एक ही तरफ की बात बोलेंगे। ऐसे ही लाउड स्पीकर को लेके कई सारी बातें आती हैं कि मस्जिद में लाउड स्पीकर नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा शोर करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन वही रूल बाकी चीज़ों पे अलाउ होना चाहिए। अभी हम लोग जैसे सुबह सुबह उठेंगे ना 4 बजे, तो शीतला माता धाम का यहाँ से आवाज़ आती रहती है 4 बजे 3 बजे लाउड स्पीकर की। शादी का लगन का मतलब टाइम चलता है तो पूरी रात जो है डीजे बजता रहता है। हम लोग यहाँ 1 किलोमीटर दूर बैठे हैं ना, यहाँ तक सुनाई देता रहता है। तो उस पर रूल रेगुलेशन अप्लाई नहीं होते। ये अप्लाई सिर्फ कहाँ पे हो रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के केस में हो रहे हैं। तो यही बात इन्होंने बोली कि जब मेजॉरिटी में बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है ना, बहुमत मिल जाता है, चाहे वो सरकार हो चाहे भी फिर कोई कल्चर ही क्यों ना हो, तो वो अल्पसंख्यकों पे अत्याचार करने लगते हैं, उनके अधिकारों को दबाने लगते हैं, उनकी आज़ादी को ख़त्म करने लगते हैं। ठीक है, तो भारत में आज के हालात यही हैं, रिलीजियस मेजॉरिटेरियनिज़म है, धार्मिक जो है बहुमत है, जनसंख्या भी बहुमत में है और सरकार भी जो है वो भी उसी के हिसाब से काम करती है और बहुत जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों को ख़त्म करने की कोशिश करती है। तो इस बात का जे.एस. मिल ने विरोध किया, मतलब मोदी जी का विरोध नहीं किया, ये सारी जो हरकतें हो रही हैं उस हरकतों का विरोध किया। उन्होंने बोला कि ये सही डेमोक्रेसी नहीं है, बेहतर डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब वहाँ पे न्याय होना चाहिए और फेयरनेस होनी चाहिए। तो न्याय क्या है कि आप सड़क बंद मत होने दीजिए किसी भी केस में, या अगर बंद कर रहे हैं तो सबके केस में बंद करिए, ठीक है ना। बट ठीक है, कौन समझाने जाए, अभी कुछ इंसान बोलेगा तो उस पर से केस हो जाता है। जैसे कुणाल कामरान ने बोला तो उस पर FIR हो गई उल्टा, ये अलग बात है, ज़मानत मिल गई। इसी तरीके से कल्चरल ऑपरेशन होता है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, बहुमत के अत्याचार का एग्जाम्पल है कि हम अपने कल्चर को दूसरों पर थोप रहे हैं। जैसे कि हम एक बार बताए भी थे आप लोगों को कि एक MP थी जो है फीमेल MP थी, तो उन्होंने संसद में बोला कि अगर भारत में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, अपने कल्चर को थोपने की बात है। और अपने कल्चर को थोप क्यों रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी में है, ये भी तो गलत है। ऐसे ही दिल्ली में अभी BJP के नेता हैं या क्या हैं, वो सारी मीट की दुकानें बंद करवा के चले आ। क्यों, क्योंकि ईद आ रही है, कह रहे हैं ईद तो मीठी ईद है, इसमें सेवैयाँ खाइए, मीट खाने की क्या ज़रूरत है। वही नॉन मुस्लिम लोग जो है होली के दिन मीट की दुकानों के सामने लाइन लगा के खड़े थे। अगेन हम कह रहे हैं ये नफ़रत फैलाने वाली बात नहीं है, यहाँ पे बात ये है कि एकता होनी चाहिए। अरे जिसको जो खाना है खाए, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। लेकिन ये सब क्या करते हैं, राजनीति के लिए हिंदू मुस्लिम को बांटते हैं। आप देखिएगा कभी न्यूज़ में या कभी सर्च करके पढ़िएगा कि जितने नेता लोग हैं उनके बच्चे कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं और आम लोगों के बच्चे कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। हम लोग देखिए हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं ना, और नेता लोग के बच्चों को देखिएगा तो वो बाहर जाके दूसरे देश में पढ़ाई कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि BJP नेताओं के बच्चे भी जो है इंटर कास्ट मैरिजेस करते हैं, इंटर रिलीजियस मैरिजेस करते हैं। मुस्लिम लड़का होके नॉन मुस्लिम से शादी, नॉन मुस्लिम होके मुस्लिम से शादी, सब BJP के नेताओं में होता है। लेकिन आम लोगों को भड़काएंगे कि लव जिहाद हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये आम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि इन सब चक्करों में न पड़ें और नेताओं की बातों में आके अपना जो है सुकून बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है। बहरहाल तो सारी चीज़ें वहीं से आ रही हैं, राजनीति से कनेक्टेड होती हैं। अगली चीज़ इन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में बोली कि डेमोक्रेसी जो होनी चाहिए वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन वो डेमोक्रेसी ये टायरेनी ऑफ द मेजॉरिटी नहीं बननी चाहिए। जैसे कि भारत की जो मौजूदा डेमोक्रेसी है, ये क्या है, एक तरीके से ऑपरेशन की डेमोक्रेसी बन गई है, लोगों पे जुल्म करने वाली डेमोक्रेसी बन गई है। आप न्यूज़ आजकल उठा के देखिए, हर जगह बुरी बुरी चीज़ें हैं, कुछ अच्छा जो है कहीं आपको दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, तो ये सब सोचने वाली बात है, उसको इन्होंने एक्सप्लेन और बेहतर तरीके से वही सारी बातें की। अगली चीज़ है विमेन के राइट्स के बारे में। ऐसा माना जाता है कि जे.एस. मिल जो है सबसे शुरुआती जो है फेमिनिस्ट फ़िलासफ़र्स में से रहे। फेमिनिस्ट फ़िलासफ़र कौन होते हैं, जो फीमेल की बातें करते हैं, महिलाओं के हक़ की बातें करते हैं। तो इन्होंने कहा था कि महिलाएं बराबर होती हैं, नेचुरली भी वो कम नहीं होती हैं। जैसे कि एक तर्क ये दिया जाता है ना कि नेचुरली फ़ीमेल्स मेल की तुलना में कम होती हैं ऑर्गन्स के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से। बट इन्होंने कहा कि नेचुरली या किसी भी तरीके से महिलाएं कम नहीं होती। ये सब हमारे समाज की मतलब धारणाएं हैं, इसलिए महिलाएं बिल्कुल बराबर हैं, उनको इक्वल एजुकेशन मिलना चाहिए, बराबर मौका मिलना चाहिए और उन बिल्कुल मर्दों के बराबर उनको नौकरी वगैरह मिलनी चाहिए, वोट देने का अधिकार होना चाहिए और सरकार में भी पार्टिसिपेट करने का अधिकार होना चाहिए।
ठीक है, तो ये सारी बातें जे.एस. मिल ने की थी। अगली चीज़ है इवोल्यूशनरी एथिक्स एंड हर्बर्ट स्पेंसर को पढ़ना है, तो ये हम लोग अगली वीडियो में देख लेंगे।